नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। 16 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई है। बड़ी गर्मजोशी से बात हुई है। फ्रांस के एवियान शहर में G7 समिट चल रहा है और उसी समिट में मोदी और ट्रंप मिले। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें मोदी और ट्रंप साथ साथ बैठे हैं, जिसमें दुनिया के मुद्दों पर बातचीत चल रही है। और कल शाम 6 बजे मोदी ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसमें आमने सामने बैठकर ट्रेड डील पर बात होगी। अमेरिका से एक टीम दिल्ली आ रही है, जहां अगले कुछ दिन में ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। फ्रांस में जब मोदी और ट्रंप मिल रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान से तीखे रिएक्शन आ रहे थे। भारत में भी मोदी विरोधियों का दिल बैठा सा जा रहा था। दुनिया की सबसे बहुप्रतीक्षित मुलाकात के बाद पूरे वर्ल्ड से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। मोदी साहब जो है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मोदी वो इतने पॉपुलर हैं। फिर मोदी साहब अपना करिश्मा दिखाते हैं। मोदी ये नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया है? नरेंद्र मोदी एडवांटेज है। नरेंद्र मोदी साहब मोदी जी पीएम मोदी जो है, नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब नरेंद्र मोदी मोदी ट्रंप की मुलाकात से चंद घंटे पहले पाकिस्तान इतना क्यों घबरा रहा है? नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म तो पहुंच चुके हैं वहां। प्रेसिडेंट ट्रंप के 1-on-1 उनकी नरेंद्र मोदी साहब से भी मुलाकात तय है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो है, दोनों में मीटिंग होने जा रही है। तो मोदी साहब की और ट्रंप की मुलाकात जो है वो दैट इज ड्यू एट द G7। मोदी साहब यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया वो पहुंच चुके हैं फ्रांस। एजेंडे में ये है कि एक तो ये कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात हो सकती है। बहुत हद तक आप देखिएगा होगी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये होगी, मीटिंग होगी। जो सदर ट्रंप हैं वो इस G7 की समिट में मिलना चाह रहे हैं मोदी से, और मुझे लगता है कि मोदी और ट्रंप की मीटिंग होगी। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। 16 महीनों बाद मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात हो गई है। तस्वीरें बस थोड़ी देर पहले आई हैं। फ्रांस में ट्रंप और मोदी की पहली मीटिंग हो गई है। दूसरी मीटिंग कल होने वाली है। मुनीर का खौफ क्यों हाई है? ट्रंप और मोदी का साथ साथ एक दूसरे के अगल बगल बैठना, ये तस्वीर मुनीर का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही है? क्या शहबाज को यह लग रहा है कि जब G7 समिट के दौरान मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो पाकिस्तान पर बात करेंगे? क्या मुनीर ये सोचकर डरा सहमा बैठा है कि कहीं मोदी और ट्रंप की 1-to-1 मीटिंग में पाकिस्तानी आतंकवाद पर तो बात नहीं होगी, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर तो चर्चा नहीं होगी? इसका एक हिंट नरेंद्र मोदी ने खुद दे दिया है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब मोदी जेनेवा से G7 समिट के लिए फ्रांस के एविएशन लिबेंस पहुंचे। और इस तस्वीर के साथ नरेंद्र मोदी ने जो मैसेज पोस्ट किया है, उसकी दूसरी लाइन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। दूसरी लाइन में मोदी ने कहा है कि G7 समिट में वो वर्ल्ड लीडर से मिलने और बड़े ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करने का इंतजार कर रहे हैं। मोदी ने अपने पोस्ट में जिन ग्लोबल मुद्दों का जिक्र किया है, उसमें यकीनी तौर पर एक मुद्दा होगा वेस्ट एशिया और दूसरा मुद्दा होगा ग्लोबल टेररिज्म, और इन दोनों का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। ट्रंप से बातचीत के दौरान मोदी पाकिस्तान पर क्या चर्चा करेंगे, उसकी बात आगे करेंगे। पहले वेस्ट एशिया की बात करते हैं। कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान का वजीर आजम वहां की नेशनल असेंबली में खड़े होकर अमेरिका ईरान डील का क्रेडिट खुद ले रहा था, अपने फील्ड मार्शल को सलामी ठोक रहा था। मगर जिस अमेरिका के दम पर पाकिस्तान इतना उछल रहा था, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती कर दी। ट्रंप ने पाकिस्तान की सारी गर्मी शांत कर दी। और यह कैसे हुआ, अब यह समझिए। इधर ट्रंप G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंचे और उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कह दिया ईरान के साथ होने वाली ताजा डील अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट बातचीत का नतीजा है। इसमें किसी तीसरे का कोई रोल नहीं है। अब जब भी ये जेनीवा में शायद अगले हफ्ते हो ही जाए तकरीब MOU की, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जिसमें शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल वगैरह, तुर्की से लोग, फॉरेन मिनिस्टर या और भी, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन, इन तमाम ममालिक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद होंगे, लगता तो यही है। तो अब उसको नाम क्या देते हैं, क्या वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन होता है, ये भी एक मुश्किल नहीं लगता है। तो मुश्किल, लेकिन काम तो सारा हमने किया ना जी। वो आखिरी वक्त में कतर ने आके थोड़ा बहुत जम मारी अंदर, लेकिन जो स्पेड वर्क है, सारी कहानी तो हमने की। ऐसा ही तो मुनासिब तो यही है कि उसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कह दें। यानी एक झटके में शहबाज की मुनीर की सारी चमचागिरी धरी की धरी रह गई। 4 महीने से पाकिस्तान अमेरिका ईरान युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लेने के लिए खूब जोर आजमाइश कर रहा था, लेकिन ट्रंप ने अपने फेवरेट फील्ड मार्शल और उसके मुल्क को डस्टबिन में डाल दिया। अब की बार रत्ती भर भाव नहीं दिया। अमेरिका अमूमी तौर पे इस्तेमाल करके फेंक दिया करता है। हम अब किसी बैक चैनल से बात नहीं कर रहे, हम किसी के जरिए अब पैगाम रसानी नहीं कर रहे, बल्कि हमारे ईरान के साथ अब बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, डायरेक्ट टॉक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया जब अमेरिका का अपना मकसद हल हो गया है, तो ऐसे बाहर फेंक दिया। या हमारी हालत तो ये बनी हुई है कि हमने तो धमाले डाली हुई। अब अमेरिका कहता है कि ईरान से डील करने और उनसे बातचीत करने के लिए हम खुद ईरान से डायरेक्ट बातचीत, वो पाकिस्तान से इसका क्रेडिट जो है वो पहले ही छीनने को तैयार है। सवाल है सर, हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान करता धरता फॉल्स ईगो के ज़माने में पूरी तरह एंटर होने वाले हैं और हमें भी धकेलने वाले हैं और हमारी तबाही मचाने वाले हैं, या कुछ और प्लानिंग सोचिए। पाकिस्तान की शदीद ख्वाहिश है या होगी भी कि डिप्लोमेटिकल जेस्चर कुछ तो हो। मैं लास्ट टाइम बोले थे, कहीं भी हो कुछ तो हो, कुछ तो हो सर, वरना फोटो सेशन सर, उस फोटो सेशन की बेसिस पे ही तो फॉल्स ईगो बनाना है, वो फिर मिस हो जाएगा। जेडी वेंस साहब ने आज भी ये तासुब देने की कोशिश की कि भाई एग्रीमेंट तो हो चुका है, अब हम डायरेक्टली ईरान से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमें बीच की किसी की जरूरत भी नहीं है। वो क्लियरली बोला उन्होंने कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को ये फोटो सेशन मिल जाए, क्योंकि ठप्पा तो नहीं लगा रहे वो हमारे ऊपर। जिनेवा में जब लेके गए तो ठप्पा तो नहीं लगा। यूएस डजंट नीड पाकिस्तान, उसको ईरान से शुरू दिन से खुद मामलात करने थे कि पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बस पाकिस्तान को फोटो सेशन देना है, इसलिए जिनेवा में होश की बात आ रही है, वरना ये भी ना आती। लेकिन पाकिस्तान इतना बेगैरत मुल्क है कि वो अभी भी क्रेडिट के चक्कर में अपनी बेइज्जती कराने पर तुला हुआ है। शरीफ ने सोमवार को ऐलान किया कि जेनेवा में अमेरिका ईरान के बीच होने वाली डील की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। डील का मेजबान बनकर पाकिस्तान अपनी भूमिका को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। मजे की बात यह है कि जेनेवा में होने वाला सारा खर्चा भी पाकिस्तान ही देगा। जेनेवा एक न्यूट्रल जगह है जहां ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते अक्सर होते रहते हैं। अब चूंकि शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान इस डील साइनिंग सेरेमनी का मेजबान है, तो उस लिहाज से समारोह की व्यवस्था, सुरक्षा, होटल, ट्रांसपोर्ट, मीडिया सेटअप, इन सबका मुख्य जिम्मा पाकिस्तान पर है। जब अप्रैल में इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी, तब पाकिस्तान को सुरक्षा लॉकडाउन पर कई $मिलियन खर्च करने पड़े थे। उस समय पाकिस्तान ने IMF से इमरजेंसी मदद भी मांगी थी, और अब जेनेवा में भी पाकिस्तानी मिशन यानी दूतावास के जरिए ही सारी व्यवस्था होगी। शहबाज शरीफ की सरकार इसे अपने बजट से मैनेज करेगी। जी, जेनेवा में जो है फ्राइडे को जो हमारे यहाँ एक पीस टॉक चली थी और हम ईरान और अमेरिका की लड़ाई बंद कराने की जो हमने कोशिशें की थी, तो वो तो नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल अब जो है वो एक डील साइन होने जा रही है ईरान और अमेरिका के बीच, की फ्राइडे को होगी जेनेवा में, और जिसमें के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भी इनवाइट किया गया है और शहबाज शरीफ साहब भी जेनेवा जो है वो पहुंचेंगे। बहरहाल एक तरफ तो ये देखा गया है कि जी हमने कहा था कि पीस डील हमने कराई है, जंग हमने रुकवाई है, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये जो पीस डील हो रही है, जो सिग्नेचर्स वगैरह किए जाएंगे, अगर ये पाकिस्तान में होते तो थोड़ा हमारा भी नाम हो जाता। लेकिन ट्रम्प का तो आपको पता ही है, पाकिस्तान हरगिज मुझे तो अभी इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा कि हमारे कहने से डील साइन हो जाएगी। अगर ऐसे ही होता तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ,
अफगानिस्तान के साथ हम कोई डील साइन क्यों नहीं कर पा रहे? तो फिर ऐसे में एक तीसरी कंट्री जाकर जिसमें हमारा कोई खास लेना देना ही नहीं है, अमेरिका, इजराइल और ईरान लड़ रहे, वहां पर हमने जो है जी हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक हंगामा है, बार बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और साथ ही साथ फील्ड मार्शल साहब की फोटो लगा लगा के जो इनके चमचे जो बटरिंग करते रहते हैं वो बार बार यही बता रहे हैं, ये देखिए जी इन्होंने जंग रुकवा दी, ये देखिए जी इन्होंने क्या कारनामा कर दिया। लेकिन ये डील पाकिस्तान में नहीं हो रही है, ये डील बल्कि पाकिस्तान से बाहर जेनेवा में की जा रही है। तो उस पे हम क्रेडिट किसको दें? अपने आप को तो नहीं दे सकते। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि जो पब्लिक है उसको तेल निकाल कर, उसको पीस कर, उसका तेल निकाल कर और किसी तरीके से जो टैक्स वगैरह और दूसरी चीजें हैं वो करके हमारी गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं या हमारे जितने मिनिस्टर हैं वो यहाँ से वहां सैर सपाटा करते रहते हैं। एक दफा फिर ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल ने, जर्नल ने, जो इतना जबरदस्त जर्नल है कि वो फील्ड मार्शल बन गया है, ट्रंप को चंगा बल करके बेइज्जत करा दिया है। ट्रंप ने कल एक दफा फिर ऐलान किया, तकरीबन जाके जो उसका ऐलान था, अगर देखा जाए तकरीबन 40वीं दफा उसने ऐलान किया कि मैंने जो है वो ईरान के साथ डील कर ली है और तमाम ममालिक उसके ऊपर शामिल हैं, तमाम मशरक़ वस्ता उसके ऊपर शामिल है। और जर्नल पाकिस्तान का बहुत ही जबरदस्त है, वो इतना जबरदस्त जर्नल है कि जर्नल से भी ऊपर फील्ड मार्शल बन गया है। And he's very great, that's what he said. Anyway, ट्रंप ने ईरान के साथ डील जो कर ली, और जाहिर बात है कि वो मुनीर मिस्त्री, जो आसिम मुनीर है, जो पाकिस्तान का यजीद है, उसी ने ये डील करवाई। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। उसी ने ये पैगाम दिया ट्रंप को बार बार के हो गया सर जी, हाल ओके है। हर खड़ी चीज को सलूट, हर लेटी चीज को चूना मारने वाले जर्नैल जो हैं वो ट्रंप को भी पोचा मार रहे हैं और कहते हैं कि हो गया सर जी, हाल ओके है। तो हाल ओके देने के बाद ट्रंप उधर जाके ऐलान कर देता है। पाकिस्तान में मनाए जा रहे मातम के बीच मुनीर के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम नरेंद्र मोदी की G7 वाली तस्वीरें कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जब G7 समिट के लिए फ्रांस के एविएशन लेबैंस पहुंचे तो देखिए किस तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने खुद मंच से आगे आकर मोदी को गले लगाया, मोदी का वेलकम किया। इमैनुअल मैक्रोन ने नरेंद्र मोदी का जैसा स्वागत किया, जिस तरह आगे बढ़कर मोदी को रिसीव किया, वैसा उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी नहीं किया। और यह इन दोनों तस्वीरों से साफ साफ दिख रहा है। इसके बाद जब ग्रुप फोटो की बारी आई तो उसमें भी फ्रंट में मोदी, मैक्रोन और ट्रंप ही खड़े थे। G7 में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही थे। अब इसी ग्रुप फोटो से ठीक पहले का वीडियो देखिए। नरेंद्र मोदी की मंच पर एंट्री होते ही स्टेज पर मौजूद सारे लीडर्स मोदी से मिलने के लिए पहुंचते हैं। मोदी मेलोनी से मिलते हैं, यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष से मिलते हैं, ट्रंप मोदी से मिलने का वेट करते हैं। और इसके बाद जब सारे लीडर्स मीटिंग के लिए अंदर पहुंचते हैं तब ट्रंप खुद चलकर मोदी के पास पहुंचते हैं, मोदी से हाथ मिलाते हैं, मोदी की बाह थपथपाते हैं। 16 महीनों में यह पहला मौका है जब ट्रंप और मोदी का आमना सामना हुआ। यहां सबसे दिलचस्प बात G7 की आउटरीच सेशन के दौरान सीटिंग अरेंजमेंट भी है। मोदी और ट्रंप दोनों एक दूसरे के अगल बगल ही बैठे हुए दिखाई दिए और इस दौरान भी मोदी ट्रंप कुर्सी पर बैठे बैठे एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। और अब उसी पल का ये वीडियो देखिए जिसे एक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया। मोदी जैसे ही अपनी कुर्सी पर आकर बैठते हैं, ट्रंप मोदी को ग्रीट करते हैं, बातचीत की पहल करते हैं। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत शुरू होती है। मोदी उंगली से ट्रंप की ओर इशारा करते हैं और इसके बाद ट्रंप दोनों हाथ से थम्स अप का साइन देकर मैक्रोन से बात करने लगते हैं।
दोनों नेताओं के बीच बुधवार को 1-to-1 बातचीत होनी है। भारत अमेरिका के बीच बाइलैटरल टॉक्स होनी है। फ्रांस में मोदी और ट्रंप की इन तस्वीरों से, मोदी के ग्रैंड वेलकम से सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को ही लगी है और ये जलन उनकी बातों में साफ साफ दिख रही है। इज ही सो मच पॉपुलर? क्या वो इतने पॉपुलर हैं? वो इतने पॉपुलर हैं, ये फ्रीक्वेंसी जो है उनकी विजिट्स की, वो न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर जाएं, वो जोहानिसबर्ग जाएं, सिडनी जाएं, जिधर मर्जी जाएं, मोदी साहब अपना करिश्मा दिखाते हैं। ये देखें आप, ये फ्रांस हो गए हैं जहां पे जाते ही जनाब उनकी ये है, और वो कहते हैं ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक्सटेंशन है, एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। अच्छा, मैं इसको मानता हूँ, ये जो बात वो कह रहे हैं ना, ये फोर्स मल्टीप्लायर है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह यह है कि जितने लोग भी अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर थिंक टैंक्स में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तानियों को थोड़ा सा एक एट आर्म्स लेंथ रखते हैं कि इनकी यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की ये जलन बुधवार को अभी और बढ़ने वाली है। G7 के साइडलाइन पर मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद कोई बड़ी खबर आने वाली है। आज कनाडा के प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति से नरेंद्र मोदी का अपॉइंटमेंट फिक्स था, 1-to-1 फिक्स्ड था। मगर अब सबकी नजरें बुधवार पर टिकी हैं, जब मोदी ट्रंप का 490 दिन के बाद आमना सामना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों लीडर्स एक दूसरे से बात करेंगे और इतना तय है कि मोदी सख्ती से ट्रंप के सामने पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ और अमेरिका के दोहरे रवैये के खिलाफ हिंदुस्तान का स्टैंड रखेंगे। ट्रंप को उम्मीद शुक्रवार से है। जुम्मे के दिन मुश्तबा और ट्रंप के बीच डील साइन हो जाएगी। हॉर्मुज से आना जाना फ्री हो जाएगा। तेल का संकट तेजी से कम होने लगेगा। ट्रंप सरकार पीस डील को अमेरिकी कांग्रेस के पास भेजेगी। कांग्रेस ही परमाणु समझौते की समीक्षा करेगी। चर्चा के बाद अमेरिकी सांसद इसे सहमति या असहमति दोनों जता सकते हैं। CIA ने डील से पहले ही अमेरिका को आगाह कर दिया है कि ईरान 60 दिन बाद परमाणु मुद्दे पर किए गए वादों से पलट सकता है। फिर ट्रंप ईरान पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? इजराइल की बात भी नहीं सुन रहे। मुश्तबा के पास परमाणु बम बनाने का कितना सामान है, कहां छुपा हुआ है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। ईरान का एटम बम किसके पास रहेगा? मुश्तबा के एटम बम कहां डिफ्यूज किए जाएंगे? ईरान एटम नहीं देगा, CIA ने ऐसी आशंका क्यों जताई? ट्रंप को CIA से ज्यादा दामाद पर क्यों भरोसा है? ट्रंप ने डील साइन होने से 48 घंटे पहले केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ढोल पीट पीट कर मुनादी कर दी है। ईरान ने एटम बम नहीं बनाने की बात मान ली है। ईरान के एटम पर ट्रंप की टीम दो फाड़ हो गई है। एक तरफ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, जो मान रहे हैं एटम पर ईरान धोखेबाजी कर सकता है। दूसरे खेमे में ट्रंप का दामाद कुशनर, विशेष दूत विटकॉफ जो पेशे से बिल्डर है, और उपराष्ट्रपति JD वेंस हैं, जो एटम पर ट्रंप की हां में हां मिला रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं दूध से मक्खन की तरह ईरान सुरंगों से एटम निकालकर अमेरिका को सौंप देगा।
CIA ने एटम पर ईरान के पलटी मारने की आशंका क्यों जताई है? एटम पर चर्चा MOU साइन करने के बाद होगी। समझौते में 60 दिनों का विंडो इसके लिए रखा गया है। इसके दौरान अमेरिका को $12 अरब ईरान को देने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें $3 अरब UAE से तेहरान पहुंचाए जा चुके हैं। अमेरिका को परमाणु डील से पहले ईरान के तेल पर लगे सैंक्शन हटाने होंगे। 60 दिनों में तेल बेचकर ईरान अरबों डॉलर की कमाई कर लेगा। अमेरिका को 60 दिनों में धीरे धीरे नाकेबंदी हटानी होगी। ऐसा होने पर हॉर्मुज में ईरान का दबदबा और बढ़ जाएगा। CIA चीफ डॉन रैडक्लिफ को शक है 60 दिनों की विंडो के बाद एटम पर ईरान अपने वादे से पलट सकता है। फिर ट्रंप ईरान का परमाणु मटेरियल कैसे निकालेंगे? 2018 में भी ट्रंप ने ईरान के परमाणु को लेकर बड़ी चूक कर दी थी, वरना ऐसी नौबत ही नहीं आती। ईरान ने 2015 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था। इसके तहत यूरेनियम इनरिचमेंट का स्तर 3.67% रखने पर सहमति जताई थी, जिससे बिजली बनाई जा सकती है। परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता। ट्रंप ने 2018 में ईरान से परमाणु समझौता तोड़ दिया। ईरान को यूरेनियम इनरिचमेंट का खुला लाइसेंस मिल गया। उसने 7 साल में 400 किलो इनरिच्ड यूरेनियम जमा कर लिया, जिसे 30% और इनरिच कर वो 10 परमाणु बम बना सकता है। ट्रंप फिर भी सैकड़ों बार ये दोहरा चुके हैं, ओबामा की डील खराब थी और उनकी डील अच्छी है। Mr. President, when will the text of the MOU be released? I think pretty soon. I would say, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon. I would say sometime after Friday, because the strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We'll have all the mines knocked out of, for the most part. We have a lot of lanes right now already. Mr. President. So I think sometime in the very near future. Yeah. अब सवाल उठता है कि ईरान कहां-कहां परमाणु से जुड़ा सामान बनाता है और उसे कैसे छिपाता है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम 7 बड़े सेंटर्स में चलता है: इस्फहान, नतांज, फोर्डो, बुशर, अराक, तेहरान, सागंद और नारिगन। ईरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र इस्फहान है। यहां यूरेनियम का कन्वर्जन किया जाता है। परमाणु बम बनाने पर रिसर्च होती है। इस्फहान में कच्चे यूरेनियम, जिसे येलो केक कहते हैं, उसे सेंट्रीफ्यूज में इस्तेमाल होने वाली गैस UF6 में बदला जाता है। इस्फहान में यूरेनियम मेटल भी बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर को बनाने में इस्तेमाल होता है। यहां जिरकोनियम का भी उत्पादन किया जाता है। इजराइल और अमेरिका 40 दिन के युद्ध में कई बार इस्फहान पर GBU-57 बंकर बस्टर बम गिरा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस्फहान में ही 440 किलो इनरिच्ड यूरेनियम भूमिगत सुरंगों में छुपाया है। यहां बनी भूमिगत सुरंगें 1640 फीट तक गहरी हैं, जबकि 2000 पाउंड का GBU-57 बंकर बम 200 फीट गहराई तक ही तबाही मचा सकता है। चालीस दिन के युद्ध के बाद जब सीज फायर लागू हुआ, ईरान ने इस्फहान में भूमिगत सुरंगों में दबे परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम को बचाने के लिए सुरंगों के एंट्री गेट को बमबारी से उड़ा दिया। सुरंगों में लाखों टन मलबा भरा गया। इसके बाद ईरान ने वहां बारूदी सुरंगें बिछा दी। अब इस इनरिच्ड मटेरियल को निकालना ईरान के बूते की बात नहीं है, ट्रंप के लिए भी बहुत मुश्किल है।
इसीलिए अब ट्रंप की भाषा बदल गई। पहले ट्रंप कहते थे वो ईरान का परमाणु सामान उठाकर अमेरिका ले जाएंगे। अब ट्रंप कह रहे हैं वो इनरिच्ड मटेरियल को डाउनग्रेड करने में ईरान को असिस्ट करेंगे। इस्फहान के बाद ईरान की सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज और फोर्डो में है। 40 दिन के युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने यहां भारी बमबारी की है। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर नतांज में है। यहां अंडरग्राउंड फैसिलिटी में हजारों सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं। यहां 60% तक यूरेनियम संवर्धित किया जाता है। ईरान का फोर्डो यूरेनियम एनरिच प्लांट कोम शहर के पास है। इसे शहर के पास पहाड़ों को काटकर 90 मीटर गहराई में बनाया गया है। फोर्डो में एडवांस IR-6 सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं। यहां यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक एनरिच किया जाता है। ईरान के अराक में हैवी वाटर संयंत्र लगा हुआ है। इसके अलावा एक प्लूटोनियम बेस्ड अनुसंधान रिएक्टर IR-40 भी है। यहां तैयार उच्च प्लूटोनियम से भी ईरान परमाणु बम बना सकता है। ईरान के सागंद और अर्दकान में यूरेनियम की खदानें हैं। यहां का कच्चा यूरेनियम निकालकर अर्दकान की मिल में भेजा जाता है, जो इसे पीसकर येलो केक में बदला जाता है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़े तमाम सेंटर इजराइल के टारगेट पर हैं। अगर ट्रंप डील कर भी लेते हैं तो नेतन्याहू का मिशन नहीं बदलेगा। वो ईरान को परमाणु बम लायक नहीं छोड़ेंगे। במשך עשרות שנים אני נאבק במאמצים של איראן להתחמש בנשק גרעיני. दशकों से मैं ईरान के परमाणु हथियार बनाने के प्रयासों का विरोध कर रहा हूँ। इसे मैं अपने जीवन का मिशन मानता हूँ। मैं आज तक इस पर कायम हूँ और भविष्य में भी कायम रहूँगा, चाहे समझौता हो या नहीं। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, न आज न कल। जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा नहीं होने दूंगा। כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे बिजली पैदा की जाती है। ईरान ने इसे रूस की मदद से बनाया। ये फारस की खाड़ी के करीब तट पर स्थित है। युद्ध के दौरान रूस के इंजीनियर प्लांट को छोड़कर चले गए थे। फिलहाल यहाँ बिजली प्रोडक्शन हो रही है। अब सवाल उठता है, क्या ईरान के पास सिर्फ 440 किलो एटम बम बनाने का सामान है? ऐसा नहीं है। ईरान ने अलग अलग ग्रेड के यूरेनियम का बड़ा भंडार जमा कर लिया है। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी IAEA का दावा है कि उन गुप्त ठिकानों की पहचान करना मुश्किल है जहां परमाणु बम बनाने लायक मटेरियल ईरान ने छुपाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 440.9 किलो एनरिच्ड यूरेनियम से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसे इस्फहान में जमीन के बहुत नीचे सुरंग के अंदर छुपाकर उसे मिट्टी से पाट दिया गया है। ईरान के पास 184.1 किलो यूरेनियम 20% तक एनरिच्ड है। इसे बहुत कम प्रयास में हथियार ग्रेड वाले यूरेनियम में बदला जा सकता है। ईरान के पास 6024.4 किलो यूरेनियम 5% तक एनरिच्ड है। इसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। ईरान के पास 2391.1 किलो एनरिच्ड यूरेनियम 2% तक ही संवर्धित है। ट्रंप अगर सोच रहे हैं कि उनकी स्पेशल फोर्सेस जाएंगी और ईरान का सारा परमाणु मटेरियल उठाकर डिग्रेड कर देंगी, तो ये इतना आसान नहीं है। इसे अलग अलग जगहों में सुरंग से निकालने में लंबा वक्त लगेगा, वो भी तब जब ईरान साथ देगा। अगर ईरान पलट गया तो फिर असंभव होगा। इजराइल ने इसीलिए इस डील से खुद को किनारे कर लिया है। על ידי נשיא ארצות הברית. यह समझौता अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है, जिस पर मैंने अलग अलग मीटिंग में अपनी साफ राय रखी है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि हमारे अपने हित सबसे अहम हैं। पहला, परमाणु खतरे को लेकर हमारी चिंता। दूसरा, लेबनान के बारे में हमने एक बफर जोन बनाया है और हम वहां तब तक बने रहेंगे जब तक इसकी जरूरत होगी। ईरान चाहता था कि हम वहां से हट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। אני מחויב שלא יהיה לנו. שלא יהיה איום כזה מולנו. ईरान के परमाणु तक ट्रंप तब पहुंच पाएंगे जब वो बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान में तबाही मचाने से रोक पाएंगे। ईरान का दावा लेबनान पीस डील का हिस्सा है। अगर
लेबनान पर इजराइल हमले करता है तो इसे MOU का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा ईरान की शर्त है इजराइल साउथ लेबनान की कब्जाई हुई जमीन खाली करे और ग्राउंड फोर्स को वहां से वापस बुलाए। अमेरिका के लिए यह बहुत टफ टास्क है। नेतन्याहू वहां से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने अब नई लाइन पकड़ ली है। कहना शुरू कर दिया है ईरान अमेरिका डील में लेबनान कोई पार्टी नहीं है। We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end. And that's a mini version of what we were doing, and it should not be tough. It should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them. वहीं ईरान ने भी अपनी पुरानी जिद नहीं छोड़ी। ईरान का दावा है कि वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मजबूत करता रहेगा, लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार भेजता रहेगा, गाजा में हमास को वेपनाइज करता रहेगा, यमन में हूती को मिसाइलें पहुंचाता रहेगा। ये बातें किसी छोटे मोटे ईरानी लीडर ने नहीं, कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कही हैं। कानी ने इजराइल से लड़ाई में हिजबुल्लाह की जमकर तारीफ की, हमास को दोबारा खड़ा करने का वादा किया, समूची एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को ताकतवर बनाने की हिमायत की। तरफ अमेरिका हस्त व इस्राइल, एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह हैं। लेबनान में युद्ध का अंत युद्ध की पूर्ण समाप्ति का अभिन्न अंग है। युद्ध की समाप्ति में कब्जे की समाप्ति भी शामिल है। इस युद्ध के दौरान इजरायली सेनाओं द्वारा कब्जे वाले क्षेत्रों से उनकी वापसी के बिना युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। साथ ही लेबनानी क्षेत्र पर आगे भी कब्जा जारी रखना हमारे द्वारा समझौता ज्ञापन का उल्लंघन माना जाएगा। जैसे जैसे डील की घड़ी करीब आ रही है, ट्रंप ईरान के शासन तंत्र को बहुत जिम्मेदारी वाला शासन बताकर तारीफें कर रहे हैं। वहीं इजराइल को लेबनान पर संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। ट्रंप ने अब वो बात कही है जो अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने नहीं कही। ट्रंप ने कहा अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो इजराइल नहीं होता। ट्रंप ने कहा किसी एक आतंकवादी के लिए लेबनान में पूरी इमारत को जमींदोज कर देना सही नहीं है। साउथ लेबनान में रहने वाला हर शख्स हिजबुल्लाह का आतंकवादी नहीं है। ट्रंप ने $300 अरब के पैकेज पर भी पलटी मारी। ट्रंप ने इसे झूठ बताया और अमेरिका ईरान को $300 अरब रिकंस्ट्रक्शन के लिए दे रहा है।